8.1 परिचय। हेरमेनेउटिक्स पर यूनिट 8, पुस्तक 1 के ब्लॉक 2 की अंतिम यूनिट है। ब्लॉक 2 में सामाजिक शोध के दार्शनिक आधारों को शामिल किया गया है। जैसा कि यूनिट 5 में बताया गया है, हम यूनिट 8 में हेरमेनेउटिक्स पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हेरमेनेउटिक्स, परंपरा की व्याख्या, सामाजिक वास्तविकता को समझने की एक विधि है। चूंकि इसका उपयोग समाजशास्त्र में किया गया है, इसलिए हमें सामाजिक विज्ञानों में पद्धतिगत बहसों में इसकी भूमिका की जांच करने और समाजशास्त्रीय जांच में इसके महत्व को समझने के लिए इसके इतिहास का पता लगाने की आवश्यकता है। आप पाएंगे कि भारत में समाजशास्त्र का बहुत अधिक काम हेरमेनेउटिक्स दृष्टिकोण का उपयोग नहीं करता है, लेकिन यह उन क्षेत्रों में लोकप्रिय है जहां लोगों के जीवन में परंपरा महत्वपूर्ण है। जब भी परंपरा की कोई नई व्याख्या होती है, तो हेरमेनेउटिक्स को लागू करना आवश्यक हो जाता है। यूनिट 8 आपको एक नया उपकरण प्रदान करेगी। उम्मीद है आप इसे अपने शोध में उपयोग करेंगे। खंड 8.2 में सामाजिक विज्ञानों में पद्धतिगत विवादों को प्रस्तुत करने के बाद, इकाई खंड 8.3 और 8.4 में व्याख्याशास्त्र के इतिहास का पता लगाती है और समाजशास्त्र के साथ इसके संबंध को दर्शाती है। अंत में, यह व्याख्याशास्त्र के दार्शनिक विचारों पर चर्चा करती है। 8.2 सामाजिक विज्ञानों में पद्धतिगत विवाद। पिछले कुछ समय से सामाजिक विज्ञान के दर्शन पर दो मुख्य परंपराएं हावी रही हैं। विभाजन उन लोगों के बीच है जो सामाजिक विज्ञान को कारणों की खोज के माध्यम से सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने के रूप में देखते हैं, और वे जो इसे सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने और व्याख्या करने के रूप में देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति पर इस विवाद का एक लंबा इतिहास है और इसने कई रूप लिए हैं। 1890 के दशक में जर्मनी में अर्थशास्त्र में विधियों मेथोडेनस्ट्रेट को लेकर विवाद हुआ था। कार्ल मेंगर, एक नवशास्त्रीय ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री, ने जोर देकर कहा कि सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के सटीक नियम यांत्रिकी जैसे प्राकृतिक विज्ञानों के समान थे। जर्मन युवा आर्थिक इतिहास स्कूल के गुस्ताव श्मोलर ने मेंगर का विरोध किया। श्मोलर 1872 में आइसेनाच में एक सुधार आंदोलन के रूप में स्थापित सोसाइटी फॉर सोशल पॉलिसी, वेरेन फॉर सोजियल पॉलिटिक, के सदस्य भी थे। सोसाइटी ने कभी भी ठोस राजनीतिक कार्यक्रम नहीं अपनाए, लेकिन सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में विशिष्ट ठोस समस्याओं के कई अध्ययन प्रकाशित किए। श्मोलर ने मेंगर के निगमनात्मक और अमूर्त दृष्टिकोण का विरोध करते हुए एक आगमनात्मक, अनुभवजन्य और ऐतिहासिक दृष्टिकोण की वकालत की। इसके बाद कुछ नवकांटियन दार्शनिकों ने इस बहस में प्रवेश किया, जिससे यह सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में एक सामान्य संघर्ष में बदल गया। बॉक्स 8.1 सामाजिक विज्ञान की कार्यप्रणाली पर संघर्ष। हेडेलबर्ग नवकांटियन स्कूल के विंडेलबैंड ने 1894 के अपने रेक्टर के संबोधन में नोमोथेटिक प्राकृतिक विज्ञानों को आइडियोग्राफिक मानव विज्ञानों से अलग किया। यह अंतर इसलिए नहीं था क्योंकि प्रकृति या समाज अध्ययन का विषय था, बल्कि इसलिए था क्योंकि इन विज्ञानों में अलग अलग संज्ञानात्मक हित और लक्ष्य थे। प्राकृतिक विज्ञानों का एक तकनीकी लक्ष्य और रुचि होती है, जबकि मानव विज्ञानों का एक व्यावहारिक लक्ष्य और संज्ञानात्मक रुचि होती है। जर्मनी में सामाजिक विज्ञानों की कार्यप्रणाली पर एक और महत्वपूर्ण बहस वैज्ञानिक अनुसंधान के मूल्य और उद्देश्य वेरटेटिलस्ट्रेट पर बहस थी, जो 1903 में शुरू हुई और एक दशक से अधिक समय तक चली, जिसमें मैक्स वेबर एक प्रसिद्ध प्रतिभागी थे। वेबर ने ऐतिहासिक स्कूल, श्मोलर, विंडेलबैंड के साथ खुद को जोड़ते हुए इस बहस को अनोखे तरीके से अपनाया। उन्होंने सामाजिक दुनिया को अद्वितीय वस्तुओं और विलक्षण विन्यासों से बना हुआ देखा। उन्होंने सामाजिक विज्ञानों के लिए अनुपयुक्त के रूप में कारण विश्लेषण को अस्वीकार नहीं किया। सभी सामाजिक क्रियाओं की मूल्य प्रासंगिकता में विश्वास करते हुए, वेबर ने व्याख्यात्मक समझ को सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक माना, लेकिन कहा कि इसे कारण विश्लेषण द्वारा पूरक होना चाहिए। मूल्य प्रासंगिकता के वेबर के विचार ने कारण विश्लेषण या मूल्य मुक्त सामाजिक विज्ञान की उनकी वकालत को बाहर नहीं किया, जिस पर उन्होंने 1900 के दशक की शुरुआत में श्मोलर के साथ बहस की थी। अंत में, जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्मस्ट्रेट पर बहस हुई, जिसकी शुरुआत 1961 में ट्यूबिंगन में जर्मन समाजशास्त्रीय संघ को पॉपर के उद्घाटन भाषण से हुई। पॉपर ने सामाजिक विज्ञान के तर्क पर 27 शोध प्रस्तुत किए और एडोर्नो ने जवाब दिया।
बहस पॉपर की कथित प्रत्यक्षवादी कार्यप्रणाली और एडोर्नो के सकारात्मक विरोधी रुख के बीच थी, लेकिन पॉपर ने सकारात्मकवाद के आलोचक होने का दावा करके चीजों को जटिल बना दिया। इसके बावजूद विवाद जारी रहा और बर्मास ने एडोर्नो का पक्ष लिया और पॉपर की कार्यप्रणाली पर सकारात्मकवादी होने का आरोप लगाया, जबकि हंस अल्बर्ट ने इसका बचाव किया। इस बहस में, जैसा कि पहले हुआ करता था, एक पक्ष ने जोर देकर कहा कि मानव ऐतिहासिक सांस्कृतिक सामाजिक विज्ञानों की अपनी कार्यप्रणाली है, जो प्राकृतिक विज्ञान से अलग है। मानव विज्ञान की इस अलग कार्यप्रणाली को हेरमेनेयूटिक्स कहा जाता है। 8.3 हेरमेनेयूटिक्स के इतिहास का पता लगाना। एक तरह से हेरमेनेयूटिक्स का इतिहास कार्यप्रणाली के बारे में हाल की बहसों से कहीं ज्यादा पुराना है। क्या हमें हेरमेनेयूटिक्स की कहानी सामाजिक विज्ञानों के लिए एक पद्धति के रूप में हर्मीस से शुरू करनी चाहिए, जो मनुष्यों के लिए यूनानी देवताओं का संदेशवाहक था? क्या हर्मीस ने मनुष्यों के लिए देवताओं के शब्दों को सिर्फ दोहराया था, या उन्हें मनुष्यों को उनका अर्थ बताने से पहले उन्हें पहले व्याख्या और समझना पड़ा था? यूनानी शब्द हेरमेनेस का अर्थ है व्याख्याकार। ईश्वरीय संदेशों पर यह ध्यान तब भी जारी रहा जब हेरमेनेयूटिक्स, व्याख्या का विज्ञान, सुधार के दौरान फिर से प्रकट हुआ। हेरमेनेयूटिक्स वास्तव में सुधार के दौरान विकसित हुआ जब प्रोटेस्टेंट सुधारकों ने पवित्र शास्त्रों को समझने और व्याख्या करने के लिए चर्च के अधिकार और परंपरा पर कैथोलिक चर्च के जोर का विरोध करते हुए बाइबल की व्याख्या के लिए वैकल्पिक सिद्धांत बनाने पड़े। क्या चर्च का यह आग्रह कि उसके नेता ईसाई धार्मिक ग्रंथों के अर्थों के न्यायाधीश थे, यह सुझाव देता था कि ये ग्रंथ अपने आप में अधूरे थे और उनके अर्थ को समझाने के लिए एक पुजारी की आवश्यकता थी? पुनर्जागरण के दौरान शास्त्रीय ग्रंथों की पुनर्प्राप्ति ने मानवतावादी व्याख्याशास्त्र को भी जन्म दिया और 12वीं शताब्दी में जस्टिनियन कानूनी संहिता में रुचि ने न्यायशास्त्र के अपने स्वयं के व्याख्याशास्त्र को जन्म दिया। वह व्यक्ति जिसने इन सभी तत्वों को एक साथ लाया और जिसे आधुनिक व्याख्याशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, वह था श्लेयरमेकर। 1810 और 1834 के बीच बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र में एक कुर्सी पर रहते हुए श्लेयरमेकर ने व्याख्याशास्त्र पर एक पाठ्यक्रम पढ़ाया। बॉक्स 8.2 व्याख्याशास्त्र पर श्लेयरमेकर का मानना था कि मनुष्यों में भाषा के साथ एक प्राकृतिक क्षमता होती है जो उन्हें दूसरों के शब्दों को समझने की अनुमति देती है। उन्होंने व्याख्याशास्त्र को एक कला के रूप में देखा और उनका मानना था कि हर कथन, चाहे वह बोला गया हो या लिखा गया हो, समकालीन हो या ऐतिहासिक, व्याख्या के माध्यम से समझा जा सकता है। प्रत्येक कथन में वक्ता के विचार को मूर्त रूप दिया गया था, जिसे केवल भाषा के माध्यम से ही व्यक्त किया जा सकता था। इस प्रकार समझ और व्याख्या के हमेशा दो पहलू होते थे, एक व्याकरणिक या भाषाई घटक और एक मनोवैज्ञानिक या सहज घटक। श्लेयरमेकर के अनुसार जिस तरह बोलने का हर कार्य पूरी भाषा और वक्ता के पूरे विचार दोनों से संबंधित होता है, उसी तरह भाषण को समझने में दो चरण शामिल होते हैं, भाषा और उसकी संभावनाओं के संदर्भ में कही गई बात को समझना और वक्ता की सोच में इसे एक तथ्य के रूप में समझना। श्लेयरमेकर ने जोर देकर कहा कि ये दोनों व्याख्यात्मक कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और व्याकरणिक व्याख्या को निम्न और मनोवैज्ञानिक व्याख्या को उच्च कार्य के रूप में लेबल करना गलत होगा। व्याकरणिक व्याख्या समझ के भाषाई पहलू से संबंधित है, जिसमें भाग और संपूर्ण के व्याख्यात्मक चक्र को शामिल किया जाता है, एक अलग अभिव्यक्ति या कार्य और भाषा या साहित्य के व्यापक संदर्भ के बीच संबंध पर विचार किया जाता है। दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक व्याख्या एक दैवीय पहलू है जो वक्ता या लेखक की वैयक्तिकता और मौलिकता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है, रचनात्मक कार्य को फिर से बनाती है। समझने का लक्ष्य पाठ को पहले उसके लेखक की तरह और फिर उससे भी बेहतर समझना है। चूंकि हमें इस बात का सीधा ज्ञान नहीं है कि लेखक के मन में क्या था, इसलिए हमें उन कई चीजों के बारे में जागरूक होने की कोशिश करनी चाहिए जिनके बारे में लेखक शायद अनभिज्ञ रहा हो, सिवाय इसके कि लेखक अपने काम पर चिंतन करता है और अपना खुद का पाठक बन जाता है। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ पहलुओं के बारे में लेखक के पास हमारे पास जितना डेटा है उससे ज्यादा नहीं है। 8.4 हेरमेनेयूटिक्स और समाजशास्त्र। व्याख्या के नियम स्थापित करने के बाद हमें लेखक के कथनों को भाषाई रूप से संदर्भ में रखना होगा और अच्छी तरह से व्याख्या करने के लिए लेखक को ऐतिहासिक रूप से संदर्भ में रखना होगा। हम अभी भी सोच सकते हैं,
पाठ व्याख्या के नियमों का समाजशास्त्र से क्या लेना देना है? क्या वे साहित्यिक आलोचना जैसे विषयों से ज्यादा संबंधित नहीं है? इन सवालों का जवाब थॉम्पसन के शब्दों में पाया जा सकता है। उनके काम के बाद व्याख्या किए जाने वाला पाठ अब सिर्फ शास्त्रीय या ईसाई साहित्य का एक अंश नहीं था, बल्कि मानवता की उपलब्धियों और असफलताओं के रिकॉर्ड के रूप में इतिहास था। थॉम्पसन के शब्द महान जर्मन इतिहासकारों लियोपोल्ड वॉन रांके और गुस्ताव ड्रोयसन के विचारों को दर्शाते हैं। जब इतिहास स्वयं अध्ययन की जाने वाली कहानी या पाठ बन गया, तो सामाजिक प्रथाओं और संस्थाओं को पाठ के अनुरूप देखना एक छोटा कदम था, जिनके अर्थों की व्याख्या की आवश्यकता थी। समाजशास्त्र को इस तरह से परिभाषित करना समाजशास्त्र के संस्थापक ऑगस्टे कॉम्टे को निरर्थक लगता, जिन्होंने 1830 और 1842 के बीच 6 खंडों में अपना कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी प्रकाशित किया था। कॉम्टे के लिए सभी घटनाएं अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों के अधीन हैं। मानवीय घटनाओं के संबंध में मौलिक नियम मनुष्यों के बौद्धिक इतिहास और स्वयं के बारे में और उनके आसपास की दुनिया के बारे में मानवीय सोच के विकास से संबंधित हैं। बॉक्स 8.3 कॉम्टे का समाजशास्त्र के बारे में दृष्टिकोण। कॉम्टे ने समाजशास्त्र को एक बौद्धिक इतिहास की परिणति के रूप में देखा, जो धर्मशास्त्र से तत्वमीमांसा और फिर समाजशास्त्र तक आगे बढ़ा। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह 3 चरणों का यह नियम तब से काम कर रहा था जब से मनुष्य पहली बार पृथ्वी पर आया था। ज्ञान की प्रत्येक शाखा 3 अलग-अलग सैद्धांतिक स्थितियों से गुजरी है: धार्मिक या काल्पनिक, आध्यात्मिक या अमूर्त, और वैज्ञानिक या सकारात्मक। धार्मिक अवस्था में मन का मानना है कि सभी घटनाएं अलौकिक प्राणियों के कार्यों का परिणाम हैं। आध्यात्मिक अवस्था में मन सभी प्राणियों में निहित अमूर्त शक्तियों में विश्वास करता है। सकारात्मक अवस्था में मन निरपेक्ष धारणाओं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और गंतव्य और घटनाओं के कारणों की निरर्थक खोज को छोड़ देता है, इसके बजाय उनके नियमों का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उत्तराधिकार और समानता के उनके अपरिवर्तनीय संबंध। भौतिकी और जीव विज्ञान जैसे विभिन्न विषय धार्मिक और आध्यात्मिक चरणों से गुजरे थे और वैज्ञानिक बन गए थे। यदि समाजशास्त्र इन विज्ञानों के मार्ग का अनुसरण करता, तो यह भी एक वैज्ञानिक दर्जा प्राप्त कर लेता। कॉम्टे जैसी स्थिति के विरुद्ध ही 1883 में विल्हेम डिल्थे ने अपना मानव विज्ञान का परिचय प्रकाशित किया। उन्होंने तर्क दिया कि यद्यपि मानव विज्ञान ने धर्मशास्त्र और तत्वमीमांसा के वर्चस्व से खुद को मुक्त कर लिया था, लेकिन वे प्राकृतिक विज्ञानों के वर्चस्व के आगे झुक गए थे। डिल्थे ने प्राकृतिक विज्ञानों नेचुरविसेंस्चैफ्टन और मानव विज्ञानों गेस्टसविसेंस्चैफ्टन के बीच एक पद्धतिगत विभाजन का सुझाव देकर कॉम्टे का विरोध किया, जिसमें सामाजिक विज्ञान शामिल है। मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन पत्थरों, हवा और पेड़ों जैसी प्राकृतिक वस्तुओं के विपरीत उनमें चेतना होती है। उनके अंदर एक भावना होती है, और जब वे कार्य करते हैं तो उनके कार्यों का उनके लिए अर्थ होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक लेखक लेखन के माध्यम से अर्थ व्यक्त करता है। हम सामाजिक क्रिया को उसके कर्ताओं के लिए उसके अर्थ को समझे बिना कैसे जान सकते हैं? जब डिल्थे ने यह प्रश्न पूछा, तो हेरमेनेउटिक्स ग्रंथों की व्याख्या करने की एक विधि से सामाजिक विज्ञानों की विधि बन गई, जिसने सामाजिक क्रिया को उसके अर्थ को समझने के लिए एक पाठ के रूप में व्याख्या करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। डिल्थे के अनुसार समझ मानव जीवन का एक मूलभूत पहलू है। जब लोग कार्य करते हैं, तो वे स्थिति की अपनी धारणा के आधार पर ऐसा करते हैं। उनके कार्यों को समझने के लिए हमें पहले स्थिति की उनकी धारणा को समझना होगा। डिल्थे ने तर्क दिया कि मानव और सामाजिक विज्ञानों में व्याख्या के औपचारिक तरीके इन समझ के प्राथमिक रूपों से प्राप्त होते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक संपर्क की विशेषता रखते हैं। उन्होंने कहा, समझ सबसे पहले व्यावहारिक जीवन के हित में उत्पन्न होती है, जहां लोगों को एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, संवाद करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि दूसरा क्या चाहता है। इस प्रकार समझ के पहले प्राथमिक रूप उत्पन्न होते हैं। डिल्थे के लिए समझ का उद्देश्य हमेशा एक जीवन अभिव्यक्ति होता है, जिसे 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: अवधारणाएं, निर्णय और बड़ी विचार संरचनाएं, क्रियाएं और जीवित अनुभव। किसी भी जीवन अभिव्यक्ति को समझना उद्देश्यपूर्ण मन के माध्यम से होता है। वस्तुनिष्ठ मन की हेगेलियन श्रेणी का उपयोग करते हुए डिल्थे ने लिखा, प्रतिभा का कार्य भी एक युग और वातावरण में आमतौर पर रखे जाने वाले विचारों, भावनाओं और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। वस्तुनिष्ठ मन की इस दुनिया से स्वयं को बचपन से ही पोषण मिलता है।
यह वह माध्यम है जिसमें अन्य व्यक्तियों और उनके जीवन अभिव्यक्तियों की समझ होती है। समझ के प्राथमिक रूप समझ के उच्चतर रूपों की ओर ले जाते हैं। भले ही समझ वस्तुनिष्ठ मन के माध्यम से होती है, समझ का विषय हमेशा कुछ व्यक्तिगत होता है। हम व्यक्ति से केवल सामान्य रूप से मनुष्य के उदाहरण के रूप में नहीं बल्कि स्वयं में समग्रता के रूप में चिंतित हैं। हालांकि इस बात को लेकर बेचैनी है कि डिल्थी की वस्तुनिष्ठ मन की श्रेणी व्यक्ति पर उनके जोर के साथ कैसे फिट बैठती है। वस्तुनिष्ठ मन और समग्रता के रूप में मनुष्य की उनकी श्रेणियां श्लेयरमेकर की समझ के भाषाई और मनोवैज्ञानिक घटकों के बीच के अंतर के समान है। दोनों विचारक इस बात से जूझते हैं कि ये दोनों पहलू एक साथ कैसे फिट होते हैं। डिल्थी के हेर्मेनेउटिक्स में यह दुविधा संरचनात्मक कार्यात्मकता के पार्सोनियन मॉडल द्वारा प्रज्वलित संरचना एजेंसी बहस को प्रतिबिंबित करती है। 1960 के दशक तक कार्यात्मकता, जो स्पष्टीकरण के एक कारण रूप का उपयोग करती थी, समाजशास्त्र पर हावी थी, विशेष रूप से एंग्लो अमेरिकन दुनिया में। 1960 के दशक में एथनोमेथोडोलॉजी, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और हेर्मेनेउटिक्स के माध्यम से इस मॉडल के खिलाफ विद्रोह देखा गया। एथनोमेथोडोलॉजी और हेर्मेनेउटिक्स दोनों ने जोर दिया कि संरचनाओं या इरादों को कारणों के रूप में उद्धृत करके सामाजिक कार्रवाई की व्याख्या करने के बजाय सामाजिक वैज्ञानिकों को कार्रवाई के अर्थ को समझने की आवश्यकता है। एथनोमेथोडोलॉजी के लिए, यदि अर्थ इरादों के माध्यम से आता है, तो ये इरादे कारण नहीं बल्कि अर्थ के निर्माता थे। हेर्मेनेउटिक्स के लिए, ये अर्थ इरादों से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं से प्राप्त हुए थे। अपनी मुख्य चर्चा पर लौटते हुए, जबकि डिल्थी की पद्धति संबंधी चिंताओं को एनरिको बेट्टी द्वारा आगे बढ़ाया गया था, हंस जॉर्ज गैडामर ने हेर्मेनेउटिक्स की चर्चा को एक अलग स्तर पर ले लिया। गैडामर ने तर्क दिया कि यदि समझ वास्तव में जीवन की एक श्रेणी है, तो व्याख्याशास्त्र को एक पद्धतिगत उपकरण के रूप में संकीर्ण रूप से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सार्वभौमिक व्याख्याशास्त्र के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि सभी मानवीय अनुभवों का एक व्याख्यात्मक आयाम होता है। हम लगातार समझने के व्याख्यात्मक कार्य में लगे रहते हैं और इसके बारे में तभी जागरूक होते हैं जब हम गलतफहमी का अनुभव करते हैं। जिस तरह सांस लेना हमारा एक निरंतर हिस्सा है, उसी तरह समझना दुनिया में हमारे होने का एक हिस्सा है। सत्य और विधि के परिचय में गैडामर ने कहा कि उनका व्याख्याशास्त्र मानव विज्ञान की एक पद्धति नहीं थी। उनके दार्शनिक प्रश्न थे, समझ क्या है और समझ कैसे संभव है। गैडामर ने व्याख्याशास्त्र को वहाँ होने की मूल गति के रूप में परिभाषित किया जो इसकी परिमितता और ऐतिहासिकता का गठन करता है, और इसलिए इसमें दुनिया का पूरा अनुभव शामिल है। इस प्रकार हेर्मेनेउटिक्स का अध्ययन अस्तित्व का अध्ययन है और अंततः भाषा का अध्ययन है, क्योंकि जिस अस्तित्व को समझा जा सकता है वह भाषा है। सत्य और विधि में गैडामर ने तर्क और परंपरा या निर्णय और पूर्वाग्रह के बीच उनके झूठे विरोध के लिए ज्ञानोदय और रोमांटिक दोनों अवधारणाओं की आलोचना की। समझ में केवल निर्णय से अधिक शामिल है और पूर्वाग्रह हमेशा गलतफहमी की ओर नहीं ले जाते हैं। तर्कसंगता कुछ परंपराओं के भीतर समझ में आती है और परंपरा केवल जड़ता नहीं बल्कि स्वतंत्रता और इतिहास का एक सक्रिय तत्व है। वास्तविक परंपरा की पुष्टि और खेती की जानी चाहिए, संरक्षण को तर्क का कार्य बनाना चाहिए, क्रांति और नवीनीकरण के समान ही एक चुनी हुई कार्रवाई। हेर्मेनेउटिक्स के बारे में सोचते हुए गैडामर ने डिल्थी और श्लेयरमेकर से भी अधिक अन्वेषक की स्थिति को भी समस्याग्रस्त बना दिया। गैडामर के लिए इतिहासकारों, दार्शनिकों या भाषाविदों द्वारा अतीत की कोई भी व्याख्या व्याख्याकार के अपने समय और स्थान से प्रभावित होती है। व्याख्याकार अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों द्वारा निर्देशित होते हैं। समझने या व्याख्या करने के कार्यों में समझी जाने वाली घटना की विचित्रता पर काबू पाना और उसे परिचित वस्तु में बदलना शामिल है, जहां ऐतिहासिक घटना और व्याख्याकार के क्षितिज एक हो जाते हैं। क्षितिज का यह संलयन संभव है क्योंकि ऐतिहासिक वस्तु और व्याख्याकार का व्याख्यात्मक संचालन दोनों ही व्यापक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा या सातत्य का हिस्सा हैं, जिसे गैडामर प्रभावी इतिहास कहते हैं। व्याख्याशास्त्र में हमारे अगले विचारक जुर्गन हैबरमास हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल से प्रभावित मार्क्सवाद से व्याख्याशास्त्र में आते हुए हैबरमास के पद्धतिगत सिद्धांत मार्क्सवादी और फ्राइडियन सिद्धांत दोनों को दर्शाते हैं। हैबरमास के लिए मानव विज्ञान का इतिहास दर्शाता है कि मनुष्य ने 3 हितों को पूरा करने के लिए ज्ञान का पीछा किया: अनुभवजन्य विश्लेषणात्मक विज्ञानों का तकनीकी नियंत्रण हित,
सांस्कृतिक विज्ञानों का व्यावहारिक हित और आलोचनात्मक विज्ञानों का मुक्ति हित। विज्ञान के तार्किक पद्धतिगत नियमों और उसके ज्ञान संरचनात्मक हितों के बीच संबंध स्थापित करते हुए एबरमास तर्क देते हैं कि फ्राइडियन मनोविश्लेषण की पद्धतिगत संरचना समाज के आलोचनात्मक विज्ञान के लिए प्रतिमान है। एबरमास मनोविश्लेषण की विधि को गहन व्याख्या शास्त्र का एक रूप कहते हैं, जो व्याख्या और समझ को पद्धतिगत आत्मप्रतिबिंब की ओर उन्मुख विज्ञान में शामिल करता है। हम थोड़ी देर बाद जानेंगे कि रिकोयर ने एबरमास की मनोविश्लेषण की विधि को संदेह की व्याख्या शास्त्र के रूप में लेबल किया है। सफल मनोविश्लेषणात्मक अभ्यास को इस संदर्भ में परिभाषित किया जाता है कि रोगी स्वयं अपने न्यूरोसिस को समझने और उस पर काबू पाने में सक्षम है। इस विचार को इस स्थिति में सामान्यीकृत किया जा सकता है कि मनुष्य प्रकृति में वस्तुओं के विपरीत एक चेतना और समझ रखते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। यदि सामाजिक वैज्ञानिक इस समझ तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, तो उन्हें इसे झूठी चेतना कहकर अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। एबरमास ने दार्शनिक या सार्वभौमिक व्याख्याशास्त्र की गैडामर की अवधारणा का विरोध करने के लिए अपनी गहन व्याख्याशास्त्र की श्रेणी का उपयोग किया है। एबरमास मानते हैं कि किसी अपरिचित चीज का अर्थ समझना तभी संभव है जब उस अपरिचित क्रिया को उसके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में रखा जाए। लेकिन जिसे वे व्यवस्थित रूप से विकृत संचार कहते हैं, उसके मामले में वे समझ की कमी की समस्या की ओर इशारा करते हैं, जो तब भी बनी रहती है जब क्रिया को संदर्भगत रूप दिया जाता है। हम इस बात को स्पष्ट करने के लिए न्यूरोसिस के उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हाथों को बार बार धोना। अगर हम किसी व्यक्ति के लगातार हाथ धोने के अर्थ को समझना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को उसके सामाजिक क्षितिज में रखने के अलावा हमें उस घटना का भी पता लगाना होगा जिसने उस व्यक्ति में उस न्यूरोसिस को ट्रिगर किया। इस मामले को समझने के लिए हमें पहले इसे स्पष्ट करना होगा। बॉक्स 8.5 देखें। बॉक्स 8.5 है एबरमास की व्याख्यात्मक समझ की अवधारणा। एबरमास ने व्याख्यात्मक समझ की श्रेणी बनाई और कहा कि क्या व्यवस्थित रूप से विकृत अभिव्यक्ति की सार्थक सामग्री को समझा नहीं जा सकता है? यदि क्यों, व्यवस्थित विकृति के लिए जिम्मेदार स्थितियों में लक्षणात्मक दृश्य की उत्पत्ति को एक ही समय में समझाया नहीं जा सकता है। व्याख्यात्मक समझ विशेष रूप से दुर्गम अभिव्यक्तियों की गहराई हेर्मेनेयूटिकल व्याख्या के रूप में न केवल, जैसा कि सरल हेर्मेनेयूटिकल समझ करती है, स्वाभाविक रूप से अर्जित संचार क्षमता के प्रशिक्षित अनुप्रयोग को मानती है, बल्कि संचार क्षमता के सिद्धांत को भी मानती है। ऐसा सिद्धांत भाषा की अंतर्विषयकता के रूपों और उनके विरूपण के कारणों से संबंधित है। आलोचनात्मक विज्ञानों के मुक्तिदायी हित के लिए एक संसाधन के रूप में गहराई हेर्मेनेयूटिक्स को नियोजित करना चाहते हुए एबरमास हमें गैडेमेरियन हेर्मेनेयूटिक्स में समझ के सामंजस्य में बदलने की समस्या के प्रति सचेत रहने के लिए कहते हैं। जब तक हम व्यवस्थित विकृतियों की संभावना के प्रति सचेत नहीं होते, घटना की विचित्रता को व्याख्यात्मक समझ के माध्यम से नहीं बल्कि सामंजस्य के माध्यम से दूर किया जा सकता है। 8.7 घटना विज्ञान और व्याख्या विज्ञान। अंत में अपने व्याख्या विज्ञान में पॉल रिकोयर इस एबरमासियन मोड को आगे स्पष्टीकरण की ओर ले जाता है। अपने द मॉडल ऑफ द टेक्स्ट में सबसे पहले सामाजिक विज्ञानों के लिए एक पद्धति के रूप में व्याख्या विज्ञान की प्रासंगिकता को साबित करने के लिए रिकोयर ने मानवीय क्रिया को लिखित पाठ के समान संरचना के रूप में दिखाया है। रिकोयर पहले बोले गए और लिखित प्रवचन के बीच अंतर करते हैं। लिखित प्रवचन में मौखिक बातचीत के विपरीत लेखक और लेखक ने जो लिखा है उसके अर्थ के बीच की कड़ी, साथ ही साथ जो लिखा गया है उसके अर्थ और जिस विशिष्ट वार्ताकार को संबोधित किया गया है उसके बीच की कड़ी टूट जाती है। लिखित प्रवचन की तरह मानवीय क्रिया भी अपने लेखक से अलग होती है। इसके अपने परिणाम होते हैं। यह हमेशा अपनी प्रारंभिक स्थिति से अपनी प्रासंगिकता से परे जाता है और इसे अनंत संख्या को संबोधित करते हुए देखा जा सकता है। ये विभिन्न समानताएं एक पाठ के रूप में कार्रवाई के उपचार को वारंट करने के लिए पर्याप्त हैं और इस प्रकार मानव क्रिया पर एक व्याख्यात्मक प्रवचन की विशिष्ट स्थिति को उचित ठहराती हैं। हेबरमास की तरह रिकोयर भी मनोविश्लेषण को एक प्रकार के व्याख्यात्मक विज्ञान के रूप में देखते हैं। लेकिन यह व्याख्यात्मक विज्ञान, रिकोयर बताते हैं, विश्वास का व्याख्यात्मक विज्ञान नहीं है, बल्कि यह संदेह का व्याख्यात्मक विज्ञान है। जबकि विश्वास का व्याख्यात्मक विज्ञान सुनने की इच्छा और पवित्रता के रहस्योद्घाटन के रूप में वस्तु के प्रति सम्मान से प्रेरित है,
संदेह का व्याख्यात्मक विज्ञान दिए गए के प्रति संदेह और वस्तु के प्रति सम्मान की अस्वीकृति से प्रेरित है। यह केवल मनोविश्लेषण ही नहीं है जो अर्थ उत्पादक विषय के अधिकार पर सवाल उठाता है, संरचनावाद भी ऐसा ही करता है। किसी पाठ का वस्तुपरक अर्थ लेखक के व्यक्तिपरक इरादे से अलग होता है, और इसलिए सही समझ की समस्या को अब लेखक के कथित इरादे पर वापस लौटने से हल नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि श्लेयरमेकर और डिल्थे के हाथों में भी हेर्मेनेउटिक्स ने कभी अर्थ को जानबूझकर कम किया, लेकिन रिकोयर में जो नया है वह यह है कि वह समझ से स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण से समझ में बदलाव की बात करना शुरू करता है। रिकोयर 1971 का तर्क है कि हमें संरचनात्मक विश्लेषण को भोली व्याख्या और आलोचनात्मक व्याख्या के बीच, सतही व्याख्या और गहराई व्याख्या के बीच एक आवश्यक चरण मानना चाहिए। इस प्रकार व्याख्या की द्वंद्वात्मकता में अंतिम आंदोलन समझ के एक कार्य में परिणत होता है जो संरचनावादी विश्लेषण की व्याख्यात्मक प्रक्रियाओं द्वारा मध्यस्थता की जाती है। 8.8 निष्कर्ष। हेर्मेनेउटिक्स का अनुप्रयोग किसी पारंपरिक पाठ का अंतिम उपयोग करने को संदर्भित करता है, जैसे न्यायाधीश किसी मामले में कानून की व्याख्या करता है और उसे लागू करता है, या उपदेशक किसी धार्मिक सिद्धांत की व्याख्या करता है और उसे किसी समकालीन नैतिक मुद्दे पर लागू करता है। इस अर्थ में हेर्मेनेउटिक्स हमारे चारों ओर दिखाई देता है और हमें उम्मीद है कि आप अपने शोध में हेर्मेनेउटिक्स का कुछ उपयोग पाएंगे। आगे की इकाइयों में आप समाजशास्त्रीय शोध में उपयोग किए जाने वाले समकालीन दृष्टिकोणों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ समकालीन सामाजिक शोधों में हेर्मेनेउटिक्स के अनुप्रयोग की खोज करना आपके लिए दिलचस्प होगा।